नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सी सेंटर दिल्ली। हम प्रीलियम 2024 जो आईएएस और पीसीएस का होने वाला है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हम डिस्कशन अपने कंटिन्यू कर रहे हैं। आज अभी जो डिस्कस करने जा रहा हूँ 2018 का जो पेपर है यूपीएससी आईएएस का, हम उसके सोल्यूशन के साथ जो कि ऑप्शन के बताएंगे, उसमें ट्रिक बताएंगे कि कैसे हम प्रीलियम के क्वेश्चन पेपर को हम हैंडल करते हैं। इन सभी के पॉइंट ऑफ व्यू से जब भी आप कोई चीज़ स्टडी करेंगे तो आपको एक दिमाग में पिक्चर बनता जाएगा कि हमें किसी टॉपिक को किसी चीज़ को कैसे कैसे एनालिसिस करना, किस आधार पे अगर हमें क्वेश्चन नहीं आते हैं किसी बेस पे तो हमें उसको कैसे एलिमिनेट करना है। हमने 2 लेक्चर पहले डिस्कस कर लिया 2018 के प्रीलिम्स के लिए। 100 क्वेश्चन होते हैं जीएस पेपर 1 में और 80 क्वेश्चन जो होते हैं जीएस पेपर 2 में, सी सेट जिसको नॉर्मली लोग बुलाते हैं। यहाँ पे आज हम बात करेंगे जो कि 2018 प्रीलिम्स जीएस पेपर 1 का, और इसमें हम देख चुके हैं एक क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 50 क्वेश्चन तक। आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 51 से लेके 75 के बीच तक का। इसमें हम कई चीज़ें, बस ऑप्शन नहीं हम देख रहे हैं, इसमें हम ये देखेंगे कि वास्तव में कैसे क्वेश्चन को डील किया जाता है और कैसे करते हैं। ऑप्शन भी बताऊँगा, ठीक है, लेकिन उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये चीज़ है कि हम यूपीएससी को कैसे ट्रेस करते हैं, यूपीएससी क्या चाहती है हम कि हमें कितना पढ़ो, कैसे पढ़ो। इन सभी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं 2018 का जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है उसको डिस्कस कर रहे हैं। ये आपका केवल आईएएस का है तो आईएएस के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है। ये आपका आईएएस के लिए भी है, सीडीएस के लिए भी है, एनडीए के लिए भी है, पीसीएस, यूपीएस, आरओ सभी के लिए है। तो इस वजह से आप रेडी रहिए कि आपको कैसे करना है, क्या करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे आएंगे, क्वेश्चन नंबर 51 देखेंगे आईएएस के बारे में। आईएएस 2018 का जो क्वेश्चन दिया गया था उसको देख करते हुए, तो सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन का डिटेल देखने की कोशिश करेंगे तो आपको कुछ चीज़ें मिलेंगी। तो हम लॉजिक बताएंगे क्या आधार होता है किसी चीज़ को सही या गलत करने के लिए। जी साहब, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है था आफ्टर संथाल अपराइजिंग, ठीक है, और सबसे साइड व्हाट वर द मेजर्स टेकन बाय द गवर्नमेंट। ये कह रहा है कॉलोनी गवर्नमेंट कह रहा है कि जब संथाल विद्रोह को सप्रेस कर दिया गया सरकार के द्वारा तो उसके बाद क्या स्टेप लिया गया इनको कि क्या करना है आगे ले चल करके। ये कह रहे हैं कि टेरिटरी कॉल द संतान क्रिएटेड, एक टेरिटरी क्रिएट किया गया। जाहिर सी बात है, अगर किसी क्षेत्र में बीमारी हो जाती तो उसको एक क्वारंटाइन कर दिया जाता है, कोविड के दौरान जैसा किया गया था। इसी के दौरान जब अपराइजिंग हुई तो उनको हुआ कि एक अलग तरीके की कम्युनिटी है, इनको डील करने के लिए एक अलग तरीका होना चाहिए। अलग तरीका होना चाहिए इनको तभी किया जा सकता है जब इनको और टेरिटरी एरिया से अलग किया जाएगा। तो ये इन्होंने एक टेरिटरी एरिया जो कि क्रिएट किया जिसको संथालन पारागना के नाम से जानते हैं। It become illegal for the संथाल टू ट्रांसफर लैंड टू द नॉन संथालन एरिया के, क्योंकि उनको शांत करवाना था, क्योंकि वो लैंड एरिया ट्राइबल्स लोग थे, उनका विद्रोह ही इस हिसाब से हुआ था उनके अपने लाइवलीहुड के। तो और ये भी कह दिया गया उसी के दौरान कि उनको रोकने के लिए भैया अगर संथाल जो लोग हैं उनका लैंड किसी और नॉन संथाली लोगों को ट्रांसफ़र नहीं किया जाएगा। ये बेसिक पॉइंट्स था, तो बोथ स्टेटमेंट वुड बी करेक्ट। तो आप कहेंगे कि इसमें लॉजिक कहाँ बताया आपने। लॉजिक में इस ये बताया कि जब हम किसी चीज़ को पढ़ते हैं तो उसके बारे में उसका अप डाउन दोनों चीज़ें हमें पता होना चाहिए। अगर बच्चा रोता है तो हम उसकी बात मान लेते हैं, बेटा ठीक है हम आपको साइकिल या फिर एक खिलौना दिलवाएंगे, बट अभी शांत हो जाइए, हम जा रहे हैं बाज़ार। ठीक है, हम अभी बाज़ार जा रहे हैं, हम मार्केट से लेके आते हैं। तो बच्चा क्या कहेगा, अच्छा भैया पापा मम्मी जो भी गए हैं मार्केट लेकर के आएंगे। आधे घंटे के बाद आप कहीं से घूम के भी किसी के घर से आते हैं तो बच्चा भूल गया होता है। तो वैसे ही यहाँ पे देखिए उसको शांत कराने के लिए अलग से किया गया और उसको ये भी कह दिया गया कि आपका लैंड किसी नन संथाली लोगों को ट्रांसफ़र नहीं किया जाए। दैट्स अ पॉइंट, क्योंकि ये लोग नाराज है, संथाल लोग बच्चे हैं, ठीक है, ब्रिटिश कॉलोनी यहाँ के पेरेंट्स है, इसने ऐसा टेक्निक्स अपनाया। देखिए 52nd क्वेश्चन ऑफ द डे, हम बात करेंगे आईएएस 2018 प्रीलिम्स के बारे में। इकोनॉमिकली, आर्थिक रूप से वन ऑफ रिजल्ट ऑफ द ब्रिटिश रूल इन इंडिया इन 19 सेंचुरी को लेकर के। 19 सेंचुरी का मतलब है यहाँ पे 1800 एडी प्लस। इज दैट क्लियर। तो ये हमें पता होना चाहिए, इस पॉइंट ऑफ व्यू से हम डिस्कस कर रहे हैं। संथालन को लेकर इंक्रीज इन एक्सपोर्ट ऑफ इंडिया हैंडीक्राफ्ट, ग्रोथ इन द नंबर ऑफ इंडियन ओन फैक्ट्री, कमर्शलाइजेशन ऑफ द इंडियन एग्रीकल्चर, रैपिड इंक्रीज इन अर्बनाइजेशन, अर्बन पॉपुलेशन। सभी चीज़ें देखिए अपने आप में कुछ
कुछ चीज़ें बोल रही हैं। लेकिन हम जब मॉडर्न इंडिया को पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं, हम तो 2 सेक्शन में उसको डिवाइड करते हैं। 2 सेक्शन का मतलब दोनों पैरेलल ही चलती हैं। एक होता है मूवमेंट फॉर द इंडिपेंडेंस, मॉडर्नाइजेशन ऑफ द इंडिया, जो सेक्शन होता है, क्या होता है? यहाँ पे मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, ठीक है? यहाँ पे मैं ये कर रहा हूँ कि मैंने जब हम मॉडर्न इंडिया को पढ़ते हैं, मॉडर्न इंडिया को जब हम पढ़ते हैं, तो इसको आधुनिक भारत भी कहते हैं। आधुनिक भारत हिंदी में बोलते हैं, ठीक है? भारत कहते हैं, और इसको हम 2 तरह से पढ़ते हैं। 2 तरह से पढ़ते नहीं हैं, 2 सेक्शन में करते हैं। एक होता है मॉडर्नाइजेशन, ठीक है? मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट के नाम से जानते हैं, इंडियन नेशनल मूवमेंट फॉर इंडिपेंडेंट, राइट? इस सेक्शन में करते हैं। लेकिन हम जब बिफोर 1857 के रिवोल्ट से पहले हम इसको मॉडर्नाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। लेकिन फर्स्ट वार फॉर द इंडिपेंडेंस के लिए होता है आपका 1857 में, जिसको सिपाही विद्रोह वगैरह का नाम दिया जाता है। इसमें मंगल पांडे को मार दिया जाता है, फांसी दे दी जाती है। उन सभी को देखते हुए तो अब यहाँ पे ये चीज़ें निकल करके आती है कि हमें इसे कैसे पढ़ना है। तो ये बात किसकी कर रहा है? मॉडर्नाइजेशन का। कह रहा है कि 19th सेंचुरी में, मतलब 18th सेंचुरी प्लस में, मतलब 1800 एक में, दो में, तीन में, चार में लेकर के आपका 19th सेंचुरी में क्या क्या चीज़ें हुई। जैसे मान लीजिए कि आपका इकोनॉमिक सेक्टर में, एजुकेशन सेक्टर में, जर्नलिज्म के सेक्टर में, हेल्थ के सेक्टर में, ट्रांसपोर्टेशन के सेक्टर में बहुत काम किया गया। पहली जो रेल मुंबई ठाणे के बीच में चलती है आपकी, वो पता है। फिर वो डिस्पैच आता है, एजुकेशन पॉलिसी आती है, सभी चीज़ों को लेकर के। तो ये बात कर रहे हैं इस चीज़ को लेकर के, एग्रीकल्चर के कॉन्टेक्स्ट में, इकोनॉमिकली एग्रीकल्चर को पूछ रहा है। तो उस समय क्या हुआ, जो भी हमारी एग्रीकल्चर थी, ठीक है, लाइवलीहुड के लिए डोमेस्टिकेटेड की गई थी, बट गवर्नमेंट ने इसको कमर्शलाइजेशन कर दिया था। कमर्शलाइज का मतलब ये हो गया कि जो आप गेहूँ चावल प्रोड्यूस करें, उसकी जगह कमर्शियल कैश क्रॉप का प्रोडक्शन करिए। सपोज करिए कोई किसान है, ठीक है, यहाँ पे मैं बता रहा हूँ आपको। कोई किसान है, उसके पास 2 बीघे की ज़मीन है, ठीक है। एक किसान है, फार्मर्स, ठीक है, हिंदी इंग्लिश में बोलते हैं फार्मर्स। उसके बाद 2 प्लॉट है, एक एक बीघे का। और ब्रिटिश गवर्नमेंट आती है और ये कहती है कि ऐसा है कि टोटल का, एक सेकेंड, दिख नहीं रहा होगा, दिख रहा है, ठीक है। अब टोटल का जो है कि जो 2 बीघे हैं उसमें 1/2, 1/2 का मतलब 1 बीघे में आधा इसमें आधा इसमें क्या करिए, नील की खेती करिए, कपास की खेती करिए। दैट इज कॉल्ड द कैश क्रॉप। कैश क्रॉप की बात करते हैं, कैश क्रॉप की बात करते हैं। कैश क्रॉप का मतलब ये होता है ऐसी अ, जो कि हम प्रोडक्शन करते हैं कि अपने खेत में चीज़ों का, जो हम नगद पैसा ले लेते हैं, जैसे कपास हो गया, शुगर कैन हो गया, तो ये सभी चीज़ों को। लेकिन कुछ ऐसी होती है फूड ग्रेन होती है, तो कैश क्रॉप होती है। इनको स्पेशली इन्होंने कॉटन और नील का जो एग्रीकल्चर को ज़्यादा प्रमोट किया, क्योंकि उनको फ़ायदा, डबल फ़ायदा था। एक फ़ायदा ये था कि इंडिया के लोगों से काम करवा करके उस चीज़ को ज़्यादा पैसे कमाना। दूसरी चीज़, इंडियन जो कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 18th सेंचुरी में जो लंदन ब्रिटेन में हुई थी, उसको एक रॉ मटेरियल चाहिए थी। जैसे मान लिए कपड़े की जो रिवॉल्यूशन हुआ, तो उसके लिए कलर करने के लिए नील की ज़रूरत पड़ रही थी, तो इंडिया से एग्रीकल्चर करके वहाँ पे एक्सपोर्ट कर रहे थे लोग। तो उससे क्या हुआ कि एग्रीकल्चर का रैपिडली कमर्शलाइजेशन हुआ, व्यावसायिकरण हुआ। लेकिन इसका एक सेटबैक ये भी पड़ गया कि जो इंडियन एग्रीकल्चर थी, वो पूरी तरह से कोलैप्स हो गई। कोलैप्स यहाँ तक ये हो गई कि उसको खाने भरक जो है कि गेहूँ चावल भी प्रोड्यूस करना बड़ा मुश्किल हो गया। और इसी का नतीजा, जब हम 1947 में जब इंडिपेंडेंस हुए, तो पूरी तरह से हम अपने फूड ग्रेन को, फ्रूट जो हमारी ज़रूरत थी अनाज की, वो पूरी तरह से हम विदेशी कंट्री पे डिपेंडेंट थे। जब हम उनके ऊपर डिपेंडेंस हो गए, तो वो बार्गेनिंग कर रहे थे, और नतीजा ये हुआ कि हम जितना खाना, चावल दाल आटा, वो गेहूँ चावल आता था, खाते थे, ख़त्म हो जाता था। फिर मुंह खोल करके हम वेस्टर्न कंट्री की तरफ देखते थे कि भाई कुछ भेज दे, हम खा लें।
तो हमारे जब चैलेंजेस आते हैं, चैलेंजेस वैसे तो इंडिया को पहले ही था कि न्यूली इंडिपेंडेंस कंट्री था, और न्यूली इंडिपेंडेंस कंट्री के साथ ही साथ यह भी देखने को मिला। ठीक है, एक सेकंड थोड़ा सा मीठा डाल लेते हैं क्योंकि एनर्जी लॉस हो जाती है ना, क्योंकि दिन भर बोलते बोलते चीज़ों को जो है कि आप लोगों को पढ़ाना है, थोड़ा सा एनर्जी रहनी चाहिए। वैसे मैं क्लास में तो खाता नहीं हूँ, लेकिन एनर्जी एक तरह से है, हम ले रहे हैं। 1947 में हम इंडिपेंडेंस होते हैं, हम अनाज नहीं उत्पादन कर पाते हैं। इससे बहुत दिक्कत होती है। हम 1949 में एक वार लड़ते हैं, और 1962 में, फिर 1965 में वार लड़ते हैं, चुनाव भी होता है, बहुत से उथल पुथल इंडिया में भी होती है। इस सब कुछ चीज़ को देखते हुए जब 1962 का हम वार हार जाते हैं, इंडो चाइना वार जो होता है, तो 1964 में हमारे जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होते हैं, अनफॉर्चुनेटली उनकी डेथ हो जाती है, तो लाल बहादुर शास्त्री बनते हैं। और 65 में लाल बहादुर शास्त्री के टेन्योर में ही जो कि पाकिस्तान से कारगिल वार हो जाता है, सॉरी कारगिल वार नहीं, लेकिन हो जाता है वार। तो उस समय शास्त्री जी एक कोड देते हैं जिसका हम आज भी यूज करते हैं, जय जवान जय किसान का नारा। और उसी को आगे बढ़ा करके प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मिनिस्टर नरेंद्र मोदी आल्सो एडेड जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा देते हैं। ओके। तो 1965 में ही हमारे बीच में अपने ही रहे हैं जिनको कहते हैं एम एस स्वामीनाथन, फादर ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन लाते हैं। और देखते देखते 5 साल के अंदर ही 1970, 65 से लेकर 70 के बीच में ही ये होता है कि हम केवल फूड ग्रेन पे डिपेंडेंसी नहीं होते हैं। डोंट वरी, वो कुछ नहीं, ठीक है, उसे कुछ नहीं हो। तो केवल डिपेंडेंसी नहीं होते हैं, हम इतना प्रोड्यूस करते हैं कि जिनसे मंगाते तो उनको भी भेजने लगे। आज देख सकते हो कि 1.44 करोड़ पॉपुलेशन को हम जो है कि पेट उनका भरते हैं, राइट। पूरे विश्व की जो जियोग्राफिकल एरिया है 2 पॉइंट समथिंग परसेंट हमारे पास है, और लेकिन विश्व की 18% के आसपास जो है कि हम पॉपुलेशन को अपने पास होल्ड करके रखे हैं। ये चैलेंजेस बात की है। तो हम फूड ग्रेन पे डिपेंडेंस हो जाते हैं। तो ये जब हम फूड डेफिशिएंसी से सफ़र कर रहे थे, वो ये एक दिन की खेल नहीं है। ऐसा नहीं कि हम अपना पेट भरने के लिए अनाज नहीं उगा पा रहे थे, खूब कर रहे थे, लेकिन ब्रिटिश ने हमारी एग्रीकल्चर को इतनी कमर तोड़ दी कि इंडिया की एग्रीकल्चर पूरी कोलैप्स हो गई। और क्यों हो गई? क्योंकि वो एग्रीकल्चर को कमर्शलाइज कर दिया था। आप देखिए क्या किया था यहाँ पे। ऑप्शन वुड बी सी इज करेक्ट, कमर्शलाइजेशन ऑफ द इंडियन एग्रीकल्चर, दैट इज अ फैक्ट्स। इतना डिटेल में क्यों बताया? क्योंकि इकोनॉमिकली बैकग्राउंड, ये सभी चीज़ें मैं नया नहीं बता रहा हूँ आपको। ये आपको एन सी 12th क्लास की जब बिपिन चंद्रा सर की पढ़ेंगे तो आपको शुरू में ही इकोनॉमिकली चैप्टर करके दिया गया है। इकोनॉमिक कंडीशन ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल इन 18th सेंचुरी में आपको वहाँ से मिलेगी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे 53 है हमारा, यहाँ पे देख रहे हैं। कह रहा है 53 क्वेश्चन 2018 का जो पीटी है। इफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक्सरसाइज हिज पावर टू एज प्रोवाइडेड अंडर आर्टिकल 356 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन रिस्पेक्ट ऑफ इट्स पर्टिकुलर स्टेट, देन। हम देखिए क्या है, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि आर्टिकल 356 कहता क्या है वास्तव में। ठीक है, 356 आर्टिकल वास्तव में क्या कहता है, तो बैकग्राउंड आपको लेते हैं। हमें पता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, इसमें 3 तरह की इमरजेंसी का बात किया गया है। और एक आपका आर्टिकल जो है कि आर्टिकल 352 में है। और दूसरा आपका आर्टिकल पहला हो गया, दूसरा हो गया। और जो दूसरा है आर्टिकल पहला आर्टिकल 351 में है, दूसरा है 356 में जैसा वहाँ लिखा गया है। और तीसरी इमरजेंसी जो है आर्टिकल 360 में मेंशन की गई है। इस चीज़ हमें पता हो, पहली चीज़। दूसरी चीज़ दोस्तों यह भी है कि जो 352 में बोली गई वो नेशनल इमरजेंसी की बात की जाती है। किस चीज़ की? राष्ट्रीय आपात की बात की जाती है। और जो 356 में बात की गई है वो कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी या स्टेट इमरजेंसी या प्रेसिडेंट्स
रूल, तीनों नाम से जानते हैं, या फेलियर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी, और जो 360 में हम बात करते हैं उसको कहते हैं फाइनेंशियल इमरजेंसी के रूप में बात करें। तो यहाँ पे बात कर रहे हैं किसकी, आप बात करें 356, तो यहाँ पे दिया गया पहला गई है, पहला चीज़। दूसरी चीज़ हमें ये भी पता होना चाहिए, ऑफ पावर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में पता होना चाहिए क्या है कॉन्टेक्स्ट में पर्टिकुलर। तो अब ये कह रहे हैं कि जब इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी लग जाती है राज्य में, तो प्रेसिडेंट कैसे काम करता है, कॉन्टेक्स्ट में ये बातें कर रहे हैं, असेंबली ऑफ स्टेट ऑटोमेटिकली डिजॉल्व। तो देखिए कुछ यूपीएससी के वर्ड्स होते हैं, वो जनरली ऐसा देखा जाता है कि बहुत एक्सट्रीम, ऑटोमेटिकली कोई चीज़ नहीं होती है, क्या नहीं कि 356 लगा दिया गया स्टेट में तो वो ख़त्म हो गया तुरंत वहाँ पे, ऐसा नहीं। इसके बाद ऑप्शन बी, द पावर ऑफ द लेजिस्लेचर ऑफ दैट स्टेट शैल बी एक्सरसाइजेबल बाई या अंडर अथॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंट, आर्टिकल 19 सस्पेंडेड, क्योंकि आर्टिकल 19 का कोई मतलब नहीं है यहाँ से, क्योंकि आर्टिकल 352 जब इमरजेंसी लगती तो उस समय ये रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है। और ऑप्शन डी, प्रेसिडेंट कैन मेक अ लॉ रिलेटिंग टू द लॉ, प्रेसिडेंट थोड़ी बनाता है, लॉ बनाने का जो पावर है किसके पास है, हाउस के पास है, पार्लियामेंट जो इसको लेजिस्लेशन बोलते हैं, राइट। पार्लिया बस प्रेसिडेंट का बस इतना होता है कि बस वो काम ना करे। तो इस वजह से आप कह सकते हो 53 जो हमारा क्वेश्चन है, इसका आंसर वुड बी जो कि एक्सरसाइज करता है ऑन द बिहाफ अपने पे, और लॉ जो बनाया जाता है पार्लियामेंट जो कि बनाती है, ठीक है, उसके कहने और सुनने पे, और उसी के आधार पे जो गवर्नर स्टेट्स का होता है उसके पास स्टेट का फंक्शनिंग उसके हाथ में होती है। एंड क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ऑफ हमने देखिए ट्रिक भी बता दिया कैसे कैसे रिलेटेड ऑटोमेटिकली वो ऐसे हो जा रहा है, आर्टिकल 19 क्योंकि 52 से लगा है, नहीं तो पता चले कि आर्टिकल 356 पे आर्टिकल 19 को सस्पेंड किया जाएगा तब तो ज़्यादा बाउंडर होगा ना। ये चीज़ है। अब आते हैं 53 54 का जो हमारा जो ये है क्वेश्चन नंबर, उसके बारे में हम करेंगे। ये देखिए कुछ क्राफ्ट दिए गए हैं, क्राफ्ट का मतलब ये होगा जो हाथ से बनाए जाते हैं, और हेरिटेज ऑफ द किस कहाँ के कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं, इसके बारे में पूछा गया है। तो इसके बारे में पूछा गया तो इसमें सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कहाँ से, ठीक है। तो ये देखिए जो वर्ड है पुथुकूली एक संस्कृत वर्ड से आता है। तमिलनाडु में संस्कृत बहुत बड़ी पढ़ाई जाती है, ये हमें पता हो, तो ये तमिलनाडु से बिलोंग कर, बाकी सब जो कि मैच नहीं कर रहा, दैट्स व्हाई यू कैन से द ऑप्शन ये वुड बी करेक्ट। एंड 55 क्वेश्चन ऑफ द डे बात करेंगे क्या है, क्या इसमें कह रहा है विच वन इन विच आवर फॉलोइंग एरिया कैन बी जीपीएस टेक्नोलॉजी यूज। तो सबसे पहले जीपीएस का फुल फॉर्म पता होना चाहिए हमें, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, आप लोग लिख लीजिए क्या है ये, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम के नाम से जानते हैं। इसका मतलब ये होता है कि अगर आपके बाइक या फिर कहीं लगी हुई है, आप उसको सेटेलाइट के थ्रू अब उसका लोकेशन ट्रेस किया जा सकता है। तो ये कह रहे हैं कि इसका एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पे हो सकता है, सपोज करिए मोबाइल फ़ोन में बैंकिंग ऑपरेशन एंड कंट्रोलिंग द पावर ग्रिड सभी में होता है, ये हमें पता हो कि ये सभी ऑप्शन वुड बी स्टेटमेंट 1 2 एंड 3 वुड बी करेक्ट, दैट्स व्हाई यू कैन से ऑप्शन डी वुड बी राइट। तो ऐसा क्यों कह रहा हूँ मैं, जब ऐसे वर्ड्स आते हैं जीपीएस टेक्नोलॉजी, कहाँ पे जब टेक्नोलॉजी का यूज कहाँ पे होता है, तो एक मान के चलिए टेक्नोलॉजी एक ऐसा मतलब विपन्स है, उसको हर जगह आप यूज कर सकते हो, खाना खाने से लेकर के बनाने फेंकने, इस दुश्मन को मारने को जीवित रखने, हर जगह टेक्नोलॉजी का यूज होता है। आज हम यहाँ पे पढ़ा पा रहे हैं आपको तो वो टेक्नोलॉजी का ही देन है, नहीं तो वाइट बोर्ड पे ही खींचता रहता, कैमरा नहीं होता, कैसे होता, बात समझ रहे हो। तो ये सभी चीज़ों को हमें अपने बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि इस तरह के अगर सवाल आते हैं तो हमें कैसे हैंडल करता है। अगर इस आ जाए और एप्लीकेशन आ जाए, एग्रीकल्चर में यूज करते हैं, हेल्थ सेक्टर में यूज करते हैं, एडुकेशन सेक्टर में, दैट्स ऑल, हर जगह जीपीएस का हम यूज करते हैं और उससे हमें बहुत आउटकम पॉजिटिव मिलता है ये चीज़। तो ऑप्शन वुड बी डी इज द करेक्ट। 56 क्वेश्चन नंबर 56 है, बहुत सुंदर क्वेश्चन है ये, आपका बैंकिंग से रिलेटेड है। बैंकिंग और इकोलॉजी इन्वायरमेंट
यूपीएससी की बहुत फेवरेट टॉपिक है, ठीक है। इकोलॉजी, इन्वायरमेंट एंड बैंकिंग, कभी उसको मिस नहीं करना चाहिए, आपको अपडेटेड रहना चाहिए, क्योंकि इकोनॉमिक और ज्योग्राफी, इकोलॉजी, इन्वायरमेंट बहुत अपडेटेड है। इसमें आरबीआई को लेकर के पूछा है, कह रहा आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मैंने सर्विस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिक्योरिटी बट नॉट एनी स्टेट्स की बात कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे अलर्ट होइएगा। ये कह रहा है कि जो जिस सिक्योरिटी होती है, देखेंगे आप क्या होती है, जिस सिक्योरिटी हो, जी का मतलब यहाँ पे गवर्नमेंट हो गया, सिक का मतलब हो गया सिक्योरिटी, ठीक है। एक तरह का एक बॉन्ड होता है, इसको इशू किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, बट इसको सेल किया जाता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट दोनों इसको इशू करती हैं, ठीक है। तो आप ये कह रहे हैं कि जब आरबीआई नहीं करती है तो कौन, स्टेट गवर्नमेंट का कौन करता होगा, स्टेट बैंक? ऐसा नहीं है, ये दोनों का करता है। देखिए, डोंट, नॉट, एनी, ऐसे वर्ड है, एनी, ओनली, आपके कान खड़े हो जाने चाहिए, क्योंकि वो 90% रॉन्ग होते हैं। तो अब देखिए स्टेटमेंट वन जो है कि रॉन्ग है। अब हमें क्या कि जहाँ जहाँ पे एक होगा उसको आइडेंटिफाई करेंगे। ए एंड ऑप्शन ए एंड ऑप्शन डी करेक्टली इनकरेक्ट, जो कि कंप्लीटली करेक्ट है। और स्टेटमेंट थ्री हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है कि क्या है ये, ठीक है, क्योंकि दोनों ऑप्शन में थ्री थ्री बच रहा है, तो तीन तो सही हो गया। बस हमें स्टेटमेंट टू पढ़ना है कि दो सही है या नहीं है, इस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना होगा, ठीक है। अब देखिए क्या कह रहे हैं, एक सेकेंड, 56 है क्वेश्चन हमारा। तो ये कह रहे हैं कि ट्रेजरी बिल इशू बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड देयर इज नो ट्रेजरी बिल इशू बाय द स्टेट गवर्नमेंट, राइट, बिल्कुल सही है। इसका ऑप्शन वुड बी सी, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट नहीं करती टी बिल, जिसको इसको शॉर्ट फॉर्म में टी बिल के नाम से भी जाना जाता है। ट्रेजरी बिल जो है कि स्टेट गवर्नमेंट नहीं इशू करती है, क्योंकि उसके पास अथॉरिटी नहीं होता है। ये हो गया हमारा। फिर उसके बाद आएंगे 57 क्वेश्चन, 57 के बारे में बात करेंगे। 57 क्या कह रहा है, इसमें ये कह रहा है कि कॉन्टेक्स्ट ऑफ द, क्या सही है क्या गलत है। अर्थ मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पूछ रहा है, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड क्या है, कैसे। दूसरी ये भी चीज़ बता दी, जब परसेंटेज और नंबर्स अगर दे दिया जाए यूपीएससी के द्वारा, तो आप उसको रॉन्ग मान करके चलिए, 99%। अब देखिए यहाँ पे परसेंटेज और कहाँ पे दिया गया, 54 और 4 मिलियन ईयर एगो 54% ऑक्सीजन एंड नो कार्बन डाइऑक्साइड जैसी चीज़ें होती हैं अर्थ में। तो ये पूरी तरह से गलत है। तो हमें अब आइडेंटिफाई ये करना है कि स्टेटमेंट दो कहाँ कहाँ पे है, बी एंड डी में। तो ऑप्शन डी एंड ऑप्शन बी कम्प्लीटली रॉन्ग। तो स्टेटमेंट वन जो है कि हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, और यही एक ट्रिक होता है कि हम कम समय में बड़े बड़े क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस बेसिस पे हमें तो क्यों बिना मतलब का टाइम वेस्ट करें, क्योंकि जो सही होना है बी और सॉरी ए एंड सी ही सही होगा, दोनों में दिया है। तो हमें बस अब स्टेटमेंट थ्री पढ़ना है। व्हेन द लिविंग ऑर्गेनिज्म ओरिजिनेटेड द मॉडिफाइड अर्ली एटमोसफियर द अर्थ, बात समझ गए। तो बोथ स्टेटमेंट इज ए करेक्ट, दैट्स व्हाई यू कैन से ऑप्शन। बात समझ में आई कि नहीं आई, है समझ में नहीं आई? तो देखिए मैं ये कह रहा हूँ कि जहाँ पे आप ऐसे डाटा कुछ दे दिया जाए, तो स्टेटमेंट को हम गलत मानेंगे। कहाँ पे दिया गया है, एक बार फिर से मैं आपको इंडिकेट कर रहा हूँ। स्टेटमेंट बी कहाँ कहाँ पे है, स्टेटमेंट बी ऑप्शन बी में है, ठीक, ऑप्शन डी में है। और हम जान रहे हैं कि ये स्टेटमेंट कंप्लीटली गलत है, ठीक, स्टेटमेंट गलत है। तो अब ऑप्शन बी भी गलत होगा, डी भी गलत होगा ना। तो अब क्या बच गया, ऑप्शन ए एंड विकल्प स्टेटमेंट वन एंड थ्री। और वन जो है कि यहाँ भी है यहाँ भी, तो इस पर तो शक कर ही नहीं सकते ना, ठीक है। बस थ्री पे करना है, क्योंकि थ्री बस यहाँ है। अब देखिए थ्री यहाँ भी है यहाँ भी है, तो अगर हम कह दें कि नहीं थ्री करेक्ट है और दो गलत है, हम कह दें कि स्टेटमेंट थ्री इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट टू टू जो है कि आपका इनकरेक्ट। तो हम इसको इसको गलत करेंगे, इसको गलत करेंगे, मारेंगे सही। तो ऑप्शन सी इज है करेक्ट। अब आगे आके देखिए, बहुत करंट अफेयर्स के आधार पे है। दर है दैट डन वन्ना क्राई पेटिया एंड द एटेना ब्लू। हम अभी कुछ समय के लिए न्यूज में देखते हैं वो वास्तव में क्या है। वो एक्सो प्लानट है, क्रिप्टो करेंसी है, साइबर अटैक है,
मिनी सैटेलाइट है, क्या है, सबसे पहले ये बताऊँ। तो देखिए, सबसे पहले एक्सो प्लेनेट का मतलब ये होता है जो हमारे प्लेनेट हैं, ठीक है। हमारे कितने प्लेनेट हैं? 8 हैं, ठीक है। तो उनमें से एक ये है, तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि एक्सो प्लेनेट नहीं। दूसरी चीज़, क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी क्या होती है? एक तरह का डिजिटल, क्या है, एक तरह का आपका डिजिटल जो है कि करेंसी होती है, वर्चुअल करेंसी के रूप में आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। अब आगे आते हैं, यहाँ पे बात करेंगे। तो ये जो बात कर रहा है कि इनके वर्ड्स के बारे में पूछ रहा है, किससे रिलेटेड है। तो दोस्तों देखिए, ये आ रहा है तो आ रहा है, नहीं आ रहा है तो नहीं आ रहा, क्योंकि इसमें कोई लॉजिक नहीं चलेगी, ठीक है। तो मैं बताता हूँ, इस साइबर अटैक का एक मालवेयर या इस तरह का कोई एप्लीकेशन है जो वायरस के रूप में आपके हमें चला जाता है 58 क्वेश्चन का सी, ठीक है। ये बात हो गई। अब हम आगे आते हैं। ये कह रहे हैं, देखिए सबसे कह रहे हैं कि विद रेफरेंस टू 59 रेफरेंस टू सर्कमस्टांसेस इन इंडियन एग्रीकल्चर कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेशन एग्रीकल्चर, ठीक है। भारत के कृषि के संबंध में और एग्रीकल्चर को संरक्षण करने के लिए एज्यूम सिग्निफिकेंस, कैसे उसको कंजर्व किया जा सकता है, उसका कैसे अच्छे से काम किया जा सकता है। पहला करा अवॉइडिंग मोनोकल्चर, adopting minimum tillage, avoiding the cultivation of the plant crops, using crop residual to cover soil surface, adopting a spattle and a temporal crop frequency crop या फिर crop rotation। कुल मिला के ये कह रहा है कि जब हम अपने एग्रीकल्चर को कैसे सस्टेनेबल बना सकते हैं, ठीक है, इको फ्रेंडली कैसे बनाने, कह रहा है कि अवॉइडिंग द मोनोकल्चर की बात कर रहा है। मोनोकल्चर क्या होता है? मिनिमम टेलेज की बात कर, कम जुताई करिए। अवॉइडिंग द प्लांटेशन क्रॉप, प्लांटेशन क्रॉप क्यों करेंगे? प्लांटेशन का मतलब जिसकी रुपाई होती है, गन्ने का, ठीक है। तो ऐसा तो है नहीं, ये स्टेटमेंट ऐसा, ये गलत होगा। 3। अब हम आगे आइए, देखते क्या करते हैं स्टेटमेंट तीनों पर। अब स्टेटमेंट 3 जहाँ पे दिया गया होगा वहाँ पे हमें आइडेंटिफाई करना है क्या है कैसे, ठीक है। स्टेटमेंट 3 कहाँ कहाँ पे दिया गया सबसे कहिए, क्योंकि 3 स्टेटमेंट, थर्ड स्टेटमेंट कंप्लीटली इनकरेक्ट है। ए में दिया है, बी में दिया है, डी। अब हमें और पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, हम सीधे सीधे यहाँ पे बात करेंगे। ऑप्शन सी इज करेक्ट, दैट्स वाई यू कैन से। ऐसे क्या होता है, हमें टाइम जो है कि बचता है, बाकी टाइम वेस्ट करने के लिए हम अलग क्वेश्चन पे टाइम यूज करते हैं, ये चीज़ पता होना चाहिए हमें। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 60 की बात करेंगे। ये बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन सीधे सीधे एनसीईआरटी क्लास 12th की जो बायोलॉजी की है वहाँ से यूपीएससी ने कॉपी किया है और पेस्ट कर दिया है। तो दैट्स वाई हम हमेशा कहते हैं कि डजन नीड रीड मच मोर बुक, कि आप किसी और बुक में अपना टाइम वेस्ट करिए। अच्छा ये होगा कि आप सीधे सीधे जो है कि एनसीईआरटी की जो बुक्स हैं उन पे फोकस करिए। किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट की क्लास नोट्स या फिर प्रिंटिंग मटेरियल पे भागने की ज़रूरत नहीं है। प्रीलिम्स क्लियर करना तो आपको एनसीईआरटी रेफरेंस बुक सफिशियंट है। तो अब पूछ रहा है मास एक्सटेंशन के बारे में क्या है ये। मास नहीं है, ये 6th मास एक्सटेंशन के बारे में बात कर रहा। देखिए अभी तक ग्लोब जो है 5 बार ख़त्म हो चुका है, ठीक है। जैसे हम हैं, मानव विकास हुआ है, जियोग्राफी के हिसाब से हम ये छठे जनरेशन में हैं। मानव सभ्यता जो पिछले 5 जो सभ्यताएं ख़त्म हो गई, तो मास से रिलेटेड है यहाँ पे ये सवाल क्या है। तो हम आप यहाँ बात कर रहे हैं। तो लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे तो डी आता है, मैनकाइंड ओवर एक्सप्लॉइट द मिसयूजिंग नेचुरल रिसोर्स फ्रैगमेंटेशन डिस्ट्रॉय इकोसिस्टम पोल्यूशन ग्लोबल। जब हम नेचुरल रिसोर्स को ज़्यादा करते हैं तो उसको जो दिया गया नेचुरल रिसोर्स है उसके कॉन्टेक्स्ट में बार बार एक्सप्लॉइट करते हैं। पिछले जनरेशन के कई गुना ज़्यादा हम उसको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 61 की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं देखिए थोड़ा सा एनर्जी ले लेते हैं फिर पानी पी लेते हैं।
61 क्वेश्चन नंबर है, कह रहे हैं कि इंडिया का एक सैटेलाइट है जिसका नाम है इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। इसको नाविक के नाम से भी जानते हैं। इसके नाम से, नाविक के नाम से प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने नामकरण किया। ये तो हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बहुत ही महान आदमी हैं, नामकरण में बहुत माहिर हैं। और राहुल गांधी को कमेंट किए हैं कि भागो मत क्योंकि राहुल गांधी अमेठी से लड़ रहे थे, तो अमेठी से फिर गए थे वायनाड 19 के चुनाव में, और अभी जो है कि रायबरेली से चुनाव लड़ रहे हैं। तो इस हिसाब से बात कर रहे हैं, तो नामकरण बहुत ज़्यादा करते हैं, पप्पू कहते हैं, राजकुमार बोलते हैं, ऐसे वर्ड्स होते हैं उनके। उनका अपना है भाई, जो सत्ता में है, जो बोलना है बोल दीजिए। अब नाविक के बारे में या फिर इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम के बारे में करें, इसको सार्क के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? सार्क, साउथ एशिया एसोसिएशन रीजनल ऑपरेशन के नाम से जान, जो ये एक एसोसिएशन है, सार्क नाविक के नाम से जानते हैं। इंडिया और इंडिया के जो नेबर कंट्री है उन्हीं का ये ग्रुप है। बट ये सक्सेसफुल ज़्यादा नहीं रहा है, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान के बीच में हमेशा जो कि डिस्प्यूटेड चीज़ें होती हैं, तो इस ऑर्गेनाइजेशन का इतना इम्पोर्टेंट अब नहीं रह गया है। बट जो नाविक सेटेलाइट लॉन्च की गई है उसको सार्क नाम से भी जानता है, और उसका फुल फॉर्म है इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है। अब इसके बारे में ये कह रहे हैं कि क्या है, कैसे है। तो सबसे पहले एक बात देखिए, हमने क्या कहा था कि जहाँ पे आपको डाटा जैसी कुछ चीज़ें आ जाए तो आप उनको गलत मान के चलेंगे। तो हम स्टेटमेंट टू को जो है कि इनकरेक्ट कहेंगे, भैया नहीं, स्टेटमेंट टू इनकरेक्ट है। तो बी एंड सी वुड नॉट बी द राइट। 61 क्वेश्चन नंबर 61 का है। तो अब देखिए ये क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्या है, इंडिया विल बी इट्स ओन सैटेलाइट एंड विद अ फुल्ली ग्लोबल ग्लोबल कवरेज। अब देखिए यहाँ पे ग्लोबल बोल रहा है, यहाँ पे आपका रीजनल बोल रहा है, तो यही कहीं नहीं मैच कर रहा है ना, ग्लोबल रीजनल में। तो ऑप्शन यही बच जाता है आपका, भैया आप जो है कि ये करिए, 3 सैटेलाइट जियो स्टेशनरी 4 सैटेलाइट इन द जियो सिंक्रोनाइज ऑर्बिट पे लेकर के बात कर रहे हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 62 की बात करेंगे। ठीक है, एक सेकेंड, 62 कर गया। वे देखिए लाइट इफेक्ट को लेकर के बात कर रहे हैं कि लाइट इफेक्ट का क्या होता है। मतलब देखिए, लाइट इज अफेक्टेड बाय द ग्रेविटी, यूनिवर्स कॉन्स्टेंटली एक्सपेंड, मैटर स्वेट ऑन द सराउंडिंग। यूनिवर्स कंटिन्यूली जो एक्सपेंड कर रहा है, ये सही है या गलत है, ये काफ़ी सब्जेक्टिव टाइप है। आज भी बात चल रही कि नहीं, जो है वो सही है। तो गुब्बारे में जैसे मान लीजिए उसको फुलाइए मत, फूलने से पहले उस पर मार्क कर दीजिए छोटे छोटे पॉइंट्स से, फिर उसको फुलाएंगे तो देखेंगे जो आप मार्क्स किए रहे होंगे पॉइंट्स, वो जो कि फैलने शुरू हो जाएगा। बात समझ गए, फैलेगा। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि क्या है, अफेक्टेड, लाइट जरूर ग्रेविटी से जो कि अफेक्ट होती है। एक कॉन्स्टेंटली एक्सपेंड कर रहा है यूनिवर्स, यह भी सही है, इसमें कोई ये मैटर नहीं है, क्योंकि आपको फिजिक्स का पता होना चाहिए। ठीक है, ये थोड़ी सी फिजिक्स थ्योरी जो अल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में, जनरल थ्योरी ऑफ द रिलेटिविटी के बारे में बताया उनको। तो both all statement is correct, that's why you can say that statement option b d would be correct। अब आते हैं 63 के बारे में हम बात करेंगे। इस क्वेश्चन नंबर 63 क्या कर, जेनेटिक मॉडिफाई मास्टर के बारे में बात कर रहा है। जीएम क्रॉप्स होते हैं, सबसे पहले हमें जीएम पता हो, ठीक है, जीएम का जेनेटिकली मॉडिफाई, जेनेटिकली मॉडिफाई का मतलब ये होता है कि जो इसका जीन होता है उसको हटा करके, उसको मॉडिफाई करके एक अलग तरीके का ब्रांड बनाया जाए। वैसे ही दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक डिपार्टमेंट ने इसी का उसको बनाया था, 2017-18 में बहुत न्यूज में था, तो इस वजह से इसने सवाल पूछ दिया। तो सबसे पहले ये देखिए क्या कह रहा है कि जो जेनेटिक मॉडिफाई डेवलप किसके द्वारा किया गया, जॉइंटली। तो देखिए डेवलप किया गया, जिसको बनाया, विकास किया गया अंडर, ठीक है, इस्टाब्लिशमेंट बाय दिस। ऐसे वर्ड्स जब आते हैं तो वो गलत ही होते हैं, क्या होते हैं, रॉन्ग होते हैं। तो आप खड़े हो जाइए एकदम आराम से कि नहीं, ये स्टेटमेंट विल बी करेक्ट। तो जब हमें लग रहा है कि नहीं
ये मास्टर ये डेवलप किया गया, तो इसमें डाउट्स लिए क्योंकि ये दिल्ली यूनिवर्सिटी ने किया है, दिल्ली यूनिवर्सिटी के द्वारा किया गया। तो अब देखिए कुछ पढ़ने की जरूरत है। स्टेटमेंट 3 जहाँ जहाँ दिया गया है वो स्टेटमेंट क्या होगा, गलत होगा। यहाँ पे दिया है, यहाँ पे दिया है, तो ऑप्शन ए एंड स्टेटमेंट 1 और 3 करेक्ट। बात समझ गए। क्वेश्चन नंबर 63 के बारे में बात करें कि कौन सा विकल्प है, तो विकल्प केवल ये है मस्टर्ड इन दैट अलाउ प्लांट क्रॉस पोल्यूशन एंड हाइब्रिडाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 64 की बात करेंगे, क्या कह रहा है, फॉलोइंग द मैच के बारे में कह रहा है कि इसमें कह रहा है कि जो टेक्नोलॉजी है, जो चीज़ें हैं वो किससे रिलेटेड है, जिसे वजल सेकेंड एक्सपेरिमेंट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, डिजिटल या क्रिप्टो करेंसी, क्रिप्स कैस 9, ये क्या है इनके बारे में। तो देखिए केवल सेकेंड स्टेटमेंट जो कि सही है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो है डिजिटल करेंसी या क्रिप्टो करेंसी या वर्चुअल करेंसी से को रेगुलेट करती। क्रिप्सर और सी जो है ये फिजिक्स, पार्टिकल फिजिक्स ने एक कैंसर कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए है, तो आप बी को ही सही मानेंगे ये चीज़। उसके बाद कार्बन फर्टिलाइजर की बात करें। कार्बन फर्टिलाइजर क्या होता है, कैसे काम करता है, इसके बारे में। कार्बन फर्टिलाइजर, जब कार्बन की फर्टिलाइजर की बात करें, जाहिर सी बात है इस स्टेटमेंट में हमें कहीं ना कहीं ऐड ढूंढना है कि हमें कहीं ना इको फ्रेंडली चीज़ें यहाँ पे मिले। ठीक है, इसको आप अलग से कार्बन फर्टिलाइजर के बारे में सर्च कर सकते हो गूगल से। वे क्या कह रहा है, इंक्रीज प्लांट ग्रोथ ड्यू टू इंक्रीज कंसेंट्रेशन ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमोस्फेयर। ये तो एकदम अनर्गल है ना, ये क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज होगा तो ये बढ़ेगा, वो वैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड से सब परेशान है। चलिए अच्छा ठीक है, आगे देखते हैं। इंक्रीज टेम्परेचर ड्यू टू इंक्रीज कंसेंट्रेशन ऑफ द ऑक्सीजन एटमोस्फेयर। देखिए क्या कह रहा है कि increase temperature of the earth due to increased concentration of the carbon dioxide। क्वेश्चन में 65 के बारे में बात हो रही है, ये भी देख लेते हैं। इंक्रीज एसिडिटी इन द ओशियन, ये तो वैसे ही गलत रहा, ओशियन की कहाँ से बात आ रही है। ऑप्शन ऑल लिविंग बीइंग, ऑल वाला कहा था, ये भी गलत है। अब हमें बी एंड ए में, अब इनमें देखिए कि क्या हमें करना, कर रहा है इंक्रीज प्लांट ग्रोथ ड्यू टू इंक्रीज कंसेंट्रेशन कार्बन डाइऑक्साइड, यार बिल्कुल सही है। क्यों, क्योंकि प्लांट्स क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्जर्व करते हैं, ऑक्सीजन देते हैं। लेकिन यह भी कहा जाता है एक समय के बाद प्लांट्स की भी कैपेसिटी खत्म हो जाती कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करने का। अगर ऐसा होता तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो प्रॉब्लम्स है, बट अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट हमें यही चूज करना पड़ेगा। 65 में ए हम मान के चलते हैं। 66 के बारे में पूछा है, एक स्टेटमेंट दिया है यहाँ पे कि आप when you alarm your smartphone ring the morning, you wake up and tap the stop alarm, cause your geyser to the switch on automatically. Was smart mirror in your bathroom show days weather and also indicate level of the water in your overhead tank. After you take some grocery from the your refrigerator to form the make breakfast। कुल कहने का मतलब है कि ये जो स्टेटमेंट है ये किस आधार पे होता है, आप पढ़िएगा। लेकिन ये ऑप्शन में हम बात करते हैं तो ये इंटरनेट ऑफ थिंग की बात करता है, इंटरनेट ऑफ थिंग। ठीक है, इंटरनेट के हिसाब से जैसे ही आप उठ गए, उठे तो वो ऑटोमेटिक आराम अलार्म बजा, आप जैसे ही आप उठते हो अलार्म बंद हो जाता है। क्यों, क्योंकि आप उठ गए हो। दूसरी चीज़, जैसे ही आप पानी फ्रेश होने जाते हो, वैसे ही जो कि गीजर ऑन हो जाता है, पानी गर्म करने लगता है। जैसे फ्रेश करके ब्रश करके रेडी होते हो, वाटर जो कि स्टार्ट होता है, और जो आप ग्रोसरी में चीज़ें रखे रहते हैं उसको फिर से जो है कि प्रिपेयर्ड हो जाता है। दैट इज कॉल्ड इंटरनेट ऑफ द थिंग। ठीक है, ये चीज़ें हो जाती हैं। अब इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट आगे बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 67 की बात कर रहे हैं, सोलार पावर प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं। क्या है, कह रहे हैं इंडिया हैज अ थर्ड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द सिलिकॉन वारफेयर यूज द फोटोवोल्टिक यूनिट की बात कर रहे हैं। जैसे सोलार द ट्रैफिक द डिटरमाइन बाय द, देखिए अब यहाँ पे डिटरमाइन का भी बात कर दे रहे हैं कि क्या है। तो 67 में अगर हम बात करते हैं तो बोथ स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट। क्यों, क्योंकि डिटरमाइन किसके द्वारा किया जाता है, थर्ड लार्जेस्ट।
ऐसा नहीं, इंडिया इतना भी एडवांस नहीं हो गया। क्वेश्चन नंबर 68 की बात करें कि स्टेपल कमोडिटी एक्सपोर्टेड बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी इन 18th सेंचुरी फ्रॉम द बंगाल से ऐसी कौन कौन सी फूड जो है कि ब्रिटिश कॉलोनी के दौरान जो है कि वो एक्सपोर्ट करते थे। तो इसमें देखिए कॉटन, सिल्क, साल्ट, पेपर एंड ओपियम जैसी चीज़ों को ये एक्सपोर्ट करते थे। ऑप्शन डी वुड बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 69 कह रहे हैं कि विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट सिग्निफिकेंटली रिलेटेड टू चंपारण सत्याग्रह के बारे में बात करें। सत्याग्रह के बारे में बात करें, चंपारण सत्याग्रह 1970 में होता है। 1917 में होता है। चंपारण एक बिहार में प्लेस पड़ता है। तीन कठिया को लेकर के होता है। कठिया तीन कठिया को लेकर के होता है। ठीक है, तीन कठिया का मतलब वो होता है कि आप अपने लैंड में 1/3, ठीक है, नील की खेती करेंगे। इसको लिए 1970 में गांधी जी का पहला सिविलियन मूवमेंट होता है, उसमें वो सक्सेस पाते हैं। और उसी के दौरान ये होता है कि इसमें किसानों का जो पार्टिसिपेशन बढ़ जाता है इंडियन नेशनल मूवमेंट। इसके बाद हिंद मजदूर सभा इस्टेब्लिश जो है कि 1948 में किया गया। अब इसमें पूछ रहा कौन फाउंडर रहे, तो अशोक मेहता, यस रामानुज एंड जी मेहता रहे हैं इसके जो कि फाउंडर के रूप में। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 71 के पे चलते हैं। विद रेफरेंस टू द रिलीजियस प्रैक्टिस इन द इंडिया, स्थाना का स्थाना का शॉफी किस को रिलीजियस से ये बिलोंग करता है, इसके बारे में आपको आइडेंटिफाई करना है। तो ये जैनिज्म से रिलेटेड होता है, जैनिज्म से रिलेटेड होता है, ये हमें पता है। फिर उसके बाद 72 क्वेश्चन नंबर पे चलते हैं। विद रेफरेंस टू कल्चरल हिस्टोरी के बारे में ये बात करें, कौन सा स्टेट सही होगा, कौन सा गलत होगा। वाइट मार्बल यूज इन द बुलंद दरवाजा एंड द खनक एट द फतेहपुर सिकरी, रेड स्टोनी मार्बल द यूज। देखिए ऐसे जब क्वेश्चंस होते हैं ना, तो वो क्या करते हैं, ए का बी में, बी का ए में करते हैं। तो बोथ स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, दैट्स व्हाई यू कैन से ऑप्शन डी वुड बी करेक्ट। उसके बाद 73 क्वेश्चन नंबर 73 की बात करते हैं। कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग द फॉरेन ट्रेवलर elaborately discussed about the diamond and diamond mining in India। जो भारत में फॉरेन ट्रेवलर आए हुए थे, वो कौन सा उनमें से है जो कि डायमंड और जो है कि डायमंड माइन के बारे में डिस्कस करता है इसके बारे में। तो ये हो जाता है आपका जीन बाप्टिस्ट वेरनियर जो होता करता है। 74 क्वेश्चन नंबर 74 के बारे में बात कर रहे हैं। कह रहा है कि विद रेफरेंस टू इंडियन हिस्टोरी फॉलोइंग द फ्यूचर ऑफ द बुद्धा इट कम द सेव द वर्ड। कौन से वर्ड्स का मतलब ये होता है बुद्धा जैनिज्म में, बुद्धा बुद्ध क्या, कि जो कि वर्ड को सेव करने की बात करते हैं। तो ये आता है, अगर हम आपसे इसमें बात करें कि 74 का क्या पड़ेगा, तो इसमें आप कर सकते हैं स्टेट में मैट्रिया। ठीक है, मैट्रिया को जो कि कहते हैं कि सेव द वर्ड के रूप में करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डज नॉट अप्लाई सिस्टम ऑफ सब्सिडरी अलायंस जो कि लॉर्ड वेलेजली का होता है। इस कॉन्टेक्स्ट में हम बात कर रहे हैं, लॉर्ड वेलेजली को लेकर के हम बात कर रहे हैं। तो कौन सा अप्लाई नहीं करता, तो 75 में आप करेंगे सिक्योर द फिक्स्ड इनकम की बात नहीं थी सब्सिडी, बस अपने टेरिटरी को जो है कि सेव करने के लिए डिफेंस सेक्टर की बात करते हैं। ये हम बात की है अपने पॉलिटी में, सॉरी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में जो हमने बात किया। अगर आप पूरा मेरा लेक्चर देखते हैं तो जरूर कमेंट बॉक्स में डालिएगा, क्योंकि मैं पहले भी बोल सकता हूँ अपना कि कमेंट बॉक्स में डालिए, लेकिन लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करते हैं क्योंकि आप पूरा लेक्चर दे लें, फिर उसके बाद इस लेक्चर में ना, तब तक के लिए थैंक यू फॉर द डिस्कशन।